अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग टैक्सेशन, हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस टैक्सेशन और ये हमारा सब्जेक्ट दो बुक्स पे मुश्तमिल है। एक इनकम टैक्स और दूसरी बुक हमारी सेल्स टैक्स की होती है। आज हम लोग अपने थ्योरेटिकल पोर्शन का आगाज़ करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन में लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग पहले स्टार्ट करें, डेफिनेशंस भी हैं, एग्जाम्पशंस भी हैं, उनको बाद में देखेंगे। आज लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हमारा प्रोविडेंट फंड के बारे में। आपकी बुक हमारी है मोहम्मद मुअज़्ज़म मुग़ल साहब की बुक से हम लोग इसको की सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एंड बुक का आपकी पेज नंबर 86 पे एक क्वेश्चन मौजूद होगा। मोहम्मद मुअज़्ज़म मुग़ल साहब की बुक का पेज नंबर 86 न्यू एडिशन पे 2022 से 2023 तक जो हमारा न्यू एडिशन है वो बुक पे पेज नंबर 86 पे एक क्वेश्चन मौजूद होगा। सवाल क्या है यहाँ पे? सवाल जिस तरीके से पेपर में पूछा गया है वो सवाल जो पेपर में अक्सर पूछा गया है वो मैं यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया। व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड क्या है? डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की डिफरेंट टाइप्स का हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट डिस्कस करना है। फॉर इंक्लूजन इन टोटल इनकम एंड एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। क्यों इसका हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट डिस्कस करना है? क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड्स कंपनीज मेंटेन करती हैं उनको टैक्स अदा करने में थोड़ी सी छूट दी जाती है प्रोविडेंट फंड मेंटेन करने की वजह से, क्योंकि वो लोग अपने एम्प्लॉयर्स के फायदे के लिए उसको मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रोविडेंट फंड, सबसे पहले प्रोविडेंट फंड को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सेम एज इट इज आपकी बुक पे सवाल मौजूद होगा। प्रोविडेंट फंड्स आर मेंटेन्ड बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉयज। For proper understanding the treatment of Provident Fund facility, it is necessary to know different types of Provident Funds and the working system of such funds. अब Provident Funds काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती हैं अपनी एम्प्लॉयज़ के फ़ायदे के लिए, उनके बेनिफिट के लिए। अब सवाल ज़हन में आता है कि किस किस्म का बेनिफिट, किस किस्म का फ़ायदा होता है एम्प्लॉयज़ का। मैं आपको बताती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, लाइक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं लर्निंग जोन की। काफ़ी अच्छा स्कूल है, वहाँ पर मैं जॉब कर रही हूँ। वहाँ पे। अब लर्निंग जोन वाले क्या कर रहे हैं कि मेरी जो सैलरी वो मुझे अदा कर रहे हैं ना, उस सैलरी में से थोड़ी सी कटौती हर माह की जाती है। थोड़े से पैसे काट लिए जाते हैं और उसको किसी भी कंपनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है और थोड़े से पैसे एम्प्लॉयर अपनी तरफ से उसमें डालते हैं। मैं एम्प्लॉय हूँ और एम्प्लॉयर जिसके पास मैं काम कर रही हूँ वो हमारा एम्प्लॉयर होगा। एम्प्लॉयर क्या करता है? थोड़े से पैसे मेरे काटता है, थोड़े खुद उसमें ऐड करता है। मंथली ये काम हो रहा होता है तो वो ऐड करके एम्प्लॉयर किसी भी बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करता है और जब मैं रिटायर हो जाऊँगी ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर मेरी डेथ हो जाएगी, या फिर मैं खुद वहाँ से रिटायरमेंट ले लूँगी, कोई भी केस हो इस तरह का, तो वो पैसे क्या होगा, अगर मैं रिटायर हो जाती हूँ तो वो पैसे मुझे मिल जाएंगे रिटायरमेंट के टाइम पे। लेकिन अगर मेरी डेथ हो जाती है तो वो जो पैसे होंगे वो मेरी फैमिली को दे दिए जाएंगे। इस तरीके से ये बेनिफिट एम्प्लॉयर को मिलता है और उस सूरत में प्रोविडेंट फंड्स कंपनीज मेंटेन करती है। और ये प्रोविडेंट फंड मेंटेन करने की वजह से कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को जो है ना टैक्स में थोड़ी सी छूट दी जाती है। अब इसको हमने प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोविडेंट फंड फैसिलिटी को हमें पहले समझना पड़ेगा, इसकी टाइप्स को। पहली टाइप है हमारे पास गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। अब गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड क्या होते हैं? ऐसे प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है, या फिर सेमी गवर्नमेंट हो सकती है, या गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है और गवर्नमेंट मेंटेन करती है, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, या फिर इसको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है। The Provident Fund maintained by Pakistan Armed Forces, Central for Provincial Government, Railways, WAPTA, etc. are some examples of such funds. ये थोड़ी सी एग्जाम्पल्स है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड्स की। ऐसे प्रोविडेंट फंड्स जो गवर्नमेंट मेंटेन करें या फिर सेमी गवर्नमेंट मेंटेन करे, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। और एग्जाम्पल्स नीचे सिंपल छोटी सी हम लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। पेपर में सवाल है, साथ थोड़ी सी एग्जाम्पल्स, 2-3 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई है। उसके बाद हमारी जो सेकंड टाइप है वो है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ऐसा प्रोविडेंट फंड जो मेंटेन करे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जो है वो गवर्नमेंट ने मेंटेन करना है, वो गवर्नमेंट मेंटेन करती है या फिर सेमी गवर्नमेंट मेंटेन करती है। लेकिन यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड थर्ड टाइप है। 2 टाइप्स है हमारी, सेकेंड एंड थर्ड। दोनों को हम लोग इकट्ठा पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा इनमें फर्क है, वो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे। ऐसा प्रोविडेंट फंड जो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है।
दोनों किस्म के प्रोविडेंट फंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही हमारी मेंटेन करती है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है वो फुलफिल्स करता है उन कंडीशंस को, उन असूलों को जो लॉ के अंदर मौजूद हैं, उन सारे असूलों को फॉलो करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो लॉ के अंदर, कानून के अंदर मौजूद हैं। और फिर ये क्या प्रोसेस क्या है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का? ये जो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं ये सारे असूलों को फॉलो करते हैं जो लॉ के अंदर मौजूद होते हैं, और फिर एक एप्लीकेशन बना के उसको कमिश्नर के पास भेजते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के कमिश्नर के पास। अगर कमिश्नर उन प्रोविडेंट फंड्स को रिकॉग्निशन ग्रांट कर दे तो उसको हम लोग कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। लेकिन अगर कमिश्नर ग्रांट ना करे रिकॉग्नाइजेशन तो वो हमारा बन जाता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, फिर से एक दफ़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पहला पॉइंट, दोनों को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करती हैं। दूसरा पॉइंट कि जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है जो लॉ के अंदर मौजूद होती है, जो कानून के अंदर मौजूद होती है। लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड उन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। ठीक हो गया। रिकॉग्नाइज्ड का तीसरा पॉइंट, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स का कमिश्नर है वो ग्रांट करता है रिकॉग्निशन उन फंड्स को, इसलिए हम लोग उनको कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर कमिश्नर रिकॉग्निशन ग्रांट नहीं करता प्रोविडेंट फंड को, क्योंकि उसकी 3 वजूहात होती हैं, जो वजूहात रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर डिस्क्राइब की गई हैं। यहाँ पे हमें पता चला कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करती है कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ, इसलिए उसको कमिश्नर रिकॉग्निशन ग्रांट करता है। लेकिन यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड के अंदर कंडीशन फुलफिल नहीं की जाती, जिसकी वजह से उसको रिकॉग्निशन ग्रांट नहीं की जाती। यहाँ पे एप्लीकेशन दी जाती है, एप्लीकेशन भेजी जाती है कमिश्नर के पास रिकॉग्नाइज्ड में, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड में एप्लीकेशन नहीं भेजी गई। यहाँ पे लिखा है नो एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन हैज़ बीन मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। 3 कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से कमिश्नर रिकॉग्निशन ग्रांट नहीं करता। वो 3 कंडीशंस क्या है? एक कि वो लॉज में जो होती हैं हमारी शराइत होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उनको फुलफिल नहीं कर रहा होता। दूसरा, या फिर एप्लीकेशन उसने नहीं भेजी होती रिकॉग्निशन के लिए। तीसरा पॉइंट, एप्लीकेशन को जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है वो टर्न डाउन कर देती है, उसको वापस भेज देती है किसी भी टेक्निकल वजह की वजह से। हो सकता है उस एप्लीकेशन के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से इनकम टैक्स के कमिश्नर ने उसको वापस भेज दिया, इस वजह से कमिश्नर रिकॉग्निशन ग्रांट नहीं करता। ये है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड ओल्ड है, अगर आप लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं तो दूसरे में सिर्फ इसको ओल्ड करना है। जो 3 पॉइंट्स ऊपर ये सारे जो ऊपर स्टोरी है ना, फुलफिल कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ, उसका पहला पॉइंट कि डू नॉट फुलफिल। फिर दूसरा पॉइंट कैसे बनेगा उसका कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ग्रांट रिकॉग्निशन, जो सर्ट फंड क्यों ग्रांट करता है? एप्लीकेशन मेड। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से बन गया नो एप्लीकेशन फॉर द रिकॉग्निशन हैज़ बीन मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ से बन गया। उसके पास यहाँ पे लाइन लिखी है, इफ़ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिफ्यूजेस द रिकॉग्निशन, अगर कमीशन रिकॉग्निशन ना दे, रिफ्यूजेस का मतलब है कि इनकार कर दे, देने से इनकार कर दे। एन अपील कैन बी मेड टू द बोर्ड, कोई भी अपील आप लोग मेड कर सकते हैं, आप अपील भेज सकते हैं आप लोग बोर्ड के पास। और बोर्ड हम लोग किसको कहते हैं? सेकंड कोर्ट ऑफ अपील्स को बोर्ड का जाता है, जो है हमारा अपीलेट ट्रिब्यूनल इन रेवेन्यू। इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज बेनिफिशियल फॉर बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, एम्प्लॉयर्स के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। अनरिकॉग्नाइज्ड को भी हम लोग साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब नीचे आ जाते हैं वर्किंग सिस्टम पे। प्रोविडेंट फंड वर्क कैसे करता है, वर्किंग कैसे प्रोविडेंट फंड की जाती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट सम अमाउंट मंथली टू द प्रोविडेंट फंड आउट ऑफ देयर सैलरीज। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एम्प्लॉयज जो हैं वो उनकी जब उनको सैलरीज मिलनी होती हैं उसमें से कुछ अमाउंट काट ली जाती है जो प्रोविडेंट फंड के अंदर चली जाती है। वो अमाउंट उनको सैलरीज देने से पहले काटी जाती है। नॉर्मली द अमाउंट इज डिडक्टेड बिफोर द पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉयज। मैंने आपको बताया सैलरीज देने से पहले वो अमाउंट काट ली जाती है और फिर उनको सैलरीज पे की जाती हैं। दिस इज नोन एज एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयज की कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो
अगर मैं जॉब कर रही हूँ लर्निंग जोन में तो मैं एम्प्लॉय हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन जिसके पास मैं जॉब कर रही हूँ जो भी उस ब्रांच के प्रिंसिपल होंगे वो एम्प्लॉयर है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर का पॉइंट, आप वर्किंग सिस्टम से पहले ना आप लोग स्टूडेंट्स हेडिंग दे सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड यहाँ पे थर्ड पे आ जाएगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड एंड रिसीट ऑफ अकोमोडेटेड बैलेंस। फोर्थ पैराग्राफ के ऊपर आप लोग हेडिंग्स दे के लिख सकते हैं। एक हेडिंग्स के साथ एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है, एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं। जितनी ज़्यादा हेडिंग्स वो हमें बनानी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे आके, तो नॉर्मली हेडिंग्स आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बनानी चाहिए। अब यहाँ पे पढ़ते हैं इसको सेकंड वाले को, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को। एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट सर्टेन अमाउंट टू द प्रोविडेंट फंड मंथली और एनुअली। एम्प्लॉयर भी कुछ अमाउंट जो है प्रोविडेंट फंड में ऐड करता है, खुद से उसमें देता है। वो महाना भी दे सकता है या फिर साल बाद सालाना भी दे सकता है। द अमाउंट इज नोन एज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है ये है इंटरेस्ट क्रेडिटेड का। आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड की। द अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज इन्वेस्टेड इन सम प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज और एनी अदर बिजनेस। मैंने स्टार्ट में बताया आपको कि जो अमाउंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके इकट्ठी करते हैं ना, उसको एम्प्लॉयर या फिर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी अलग से प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज में या फिर किसी और बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देता है, इंश्योरिंग सम प्रॉफिट ओवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जिसके ऊपर कंपनी को ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा थोड़ा मुनाफा यानी कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलता जाता है। A fixed rate of interest is credited to the provident fund collection of each employee every year, जिसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मिलता रहता है। इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा होता है प्रोविडेंट फंड के ऊपर। हर एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अलग से मेंटेन किया जाता है, हर एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के ऊपर इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा होता है। द अमाउंट इज नोन एज इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द प्रोविडेंट फंड। इसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन प्रोविडेंट फंड। हेडिंग हम लोग ऊपर क्या देंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड की। उसके बाद यहाँ पे नीचे लाइन आ गई, हमारा लास्ट पैराग्राफ आ गया वर्किंग का चौथा, जो है रिसीट ऑफ अकोमोडेटेड बैलेंस। ये क्या चीज़ है कि अदायगी, इस अमाउंट की अदायगी कैसे की जाएगी एम्प्लॉयर को। द अमाउंट्स आर कलेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय के लिए जो अमाउंट कलेक्ट की जाती है कंसिस्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड, जिसके अंदर तीन चीज़ें शामिल होती हैं। कौन सी तीन चीज़ें, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड। वो जो पर तीन पैराग्राफ्स पढ़े हमने, वो तीनों चीज़ें जिसके अंदर शामिल होती हैं। थ्रू आउट द ईयर्स ऑफ हिज सर्विस, उसकी सर्विस के सालों के दौरान जितना साल उसने जितना अरसा काम किया होता है, सारा उस सर्विस के अरसे के दौरान जितनी अमाउंट कलेक्ट की जाती है इन तीनों जगहों से, इज पेड टू हिम व्हेन ही ईथर रिटायर्स। उसको कब अदा की जाती है, जब वो रिटायर होता है, लीव्स छोड़ देता है, और इज डिस्चार्ज उसको निकाल दिया जाता है फ्रॉम सर्विस, उसकी सर्विस से, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अगर ना खुदा ना खास्ता एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, द अमाउंट इज पेड टू हिज फैमिली। तो अमाउंट किसको अदा की जाएगी, उसकी फैमिली को। द फाइनल रिसीप्ट ऑफ अमाउंट इज नोन एज रिसीट ऑफ अकोमोडेटेड बैलेंस। जो फाइनल रिसीट अमाउंट की बनती है उसको हम लोग कहते हैं रिसीट ऑफ अकोमोडेटेड बैलेंस। अब लास्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड्स अमाउंट। ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ने लगे। ट्रीटमेंट के लिए हमें यहाँ पे एक टेबल गिवन है, जिससे हम लोग साफ समझ आ जाएगी आपको ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड है क्या चीज़। पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर आइटम्स की हेडिंग में समझाती हूँ कि टेबल आपने बनाना कैसे है। यहाँ पे आप लोगों ने 3 लाइन्स, 3 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस यहाँ बनेंगे और 4 ही बॉक्सेस बनने हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली भी 4 बॉक्सेस एंड वर्टिकली भी 4 बॉक्सेस बनेंगे। सबसे पहले बॉक्स में आपने लिखने आइटम्स, ऊपर जो 3 लाइन्स होगी वहाँ पे अपने प्रोविडेंट फंड की तीनों टाइप्स लिख लेंगे लाइन बाय लाइन। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और यहाँ पे इस साइड पे आप लोगों ने क्या लिखना है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। जो हमने ऊपर पैराग्राफ्स पढ़े, इसलिए मैं कहती हूँ हेडिंग्स बना लीजिएगा। पहला पैराग्राफ था एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, वर्किंग में जो था हम लोगों ने पढ़ा, वो 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड थर्ड, वर्किंग के थर्ड पैरा में हमने पढ़ा, एंड रिसीट ऑफ अकोमोडेटेड बैलेंस वर्किंग के फोर्थ, या फिर हमने लास्ट पैरा में पढ़ा। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, चीज़ें इधर उधर कट जाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। जब इतना आप लोगों ने बना लिया ना, तो पहले 3, ये जो पहले 3 है ना, पहले तीनों में आपने एक ही चीज़ लिख देनी है, इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। पहले तीनों में ये चीज़ आ गई, इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम।
उसके बाद एम्प्लॉयर्स के आगे यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम एंड अनरिकॉग्नाइज के आगे नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, दरमियान वाला छोड़ देना। अब यहाँ पे दरमियान वाले दोनों मिड वाले पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है, ये फॉर्मूला है, रट्टे लगाने आपने। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अब ये थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। नॉट इंक्लूडेड लेसर ऑफ 10%, 10% से अगर कम हो तो उसको इंक्लूड नहीं करना। फॉर्मूला क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। बेसिक सैलरी में डियरनेस अलाउंस को हम लोग ऐड करेंगे और रुपीज़ 1.5 लाख। बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस यहाँ पे 1.5 लाख, जो सी अमाउंट हम लोग अगर तो ये दो फॉर्मूलेस लगेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस डियरनेस अलाउंस, यहाँ पे 1.5 लाख। जो अमाउंट हम लोग जो अमाउंट भी कम होगी उसको हम लोग बाहर वाली साइड पे लिखा करेंगे। 10% हम लोगों ने लेना है बेसिक सैलरी का। अगर तो ये बेसिक सैलरी के 10% से कम आएगी अमाउंट, बेसिक सैलरी से 10% से कम आएगी तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। 10% से ऊपर आएगी तब ये लिखी जाएगी चीज़। इन केस इट एक्सीड्स द एक्सेस अमाउंट विल बी इंक्लूडेड। अगर ये एक्सीड कर जाए तो जो एक्सेस अमाउंट होगी उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे पहले 2 बॉक्स हो गए, अब यहाँ पे 3 बॉक्सेस यानी कि नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। ये ऐसे एक ग्राफ बन रहा है, यहाँ से यहाँ, नॉट इंक्लूडेड से। उसके बाद ये 3 बॉक्स हैं जो रट्टा लगाना है, आप लोगों ने को याद करना। ये फार्मूलाज अभी समझ नहीं आएंगे, समझ तब आएंगे जब हम लोग अपने लॉन्ग डिस्टेंस को वो न्यूमेरिकल करेंगे। नॉट इंक्लूडेड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप टू 16%, इंक्लूड नहीं करेंगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% से ज़्यादा होगा। देन द अमाउंट इज लेस देन 1/3 ऑफ सैलरी, या फिर अमाउंट जो है वो 1/3 सैलरी से कम होगी, या अमाउंट सैलरी के 1/3 पार्ट से कम होगी। सैलरी, टोटल सैलरी का मतलब क्या होता है, टोटल सैलरी जो है स्टूडेंट्स वो होती है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास सैलरी निकलती है। अदरवाइज द एक्सेस अमाउंट विल बी इंक्लूडेड। इसके अलावा जो एक्सेस अमाउंट होगी, जो एक्सीड करी होगी, उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे भी नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे आके इंक्लूडेड टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। ये भी जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको तफसील से समझ आ जाएगी। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोगों को मेरी समझ आ रही है और मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।